राजनीतिक जीवन के अंदर वैदिक काल के नेक्स्ट हमें पंचजना का बार बार जिक्र हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। इसके अंदर 5 जनों का जिक्र है, अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुह। इनका बारी बारी पंचजना के रूप में हमें जिक्र मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सभा व समिति। राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही है। जैसे वर्तमान में जो हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम है भारत का, इसके अंदर केंद्र में हमारे पास 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। उन दोनों सदनों से जो भारत की शासन व्यवस्था है वो संचालित होती है। लगभग इसी से मिलते जुलते जो है वैदिक काल के अंदर सभा व समिति का उल्लेख है। सभा व समिति का उल्लेख ऋग्वेद में भी है और अथर्ववेद में भी है। अथर्ववेद के अंदर सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। तो सभा क्या है, समिति क्या है, दोनों की हम बात करेंगे। अगर +2 के आपके एग्जाम की बात करें तो सभा व समिति क्या है, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो लगातार रिपीट होता है। अगर एक साल नहीं आया है तो उससे जस्ट अगले साल ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है 2 नंबर में, सभा व समिति क्या है। तो हम दोनों की बारी बारी से बात करेंगे। सभा व समिति क्या है, तो दोनों प्रतिनिधि सदन थे। सभा की पहले मैं बात कर लूं तो सभा वरिष्ठ लोगों का सदन था और समिति से एक अपेक्षाकृत छोटा सदन था। इसमें उस जिस जनपद का या महाजनपद में या जिस जन के अंदर सभा है वहां के जो वरिष्ठ लोग हैं वो इसके अंदर भाग लेते थे। इसकी अपेक्षा जो समिति थी, ये सभा की अपेक्षा बड़ा सदन था और समिति के अंदर जनसाधारण जो हैं वो भाग लेते थे और जो राजा है वहां का वो भी समिति की कार्यवाही के अंदर भाग लेता था। समिति के अंदर राज्य के राजनीतिक मसले हैं, सामाजिक मसले हैं, जो भी कोई मसला है उस पर चर्चा की जाती थी, उस पर विचार विमर्श किया जाता था और फैसले लिए जाते थे। हालांकि वैदिक काल के अंदर जो राजा का पद है ये वंशानुगत था, लेकिन फिर भी हमें राजा को चुनने का जो अधिकार है जनता के पास, उसकी भी चर्चा हमें मिलती है। कई बार ऐसे भी उदाहरण हमारे पास हैं जहां राजा को लोगों के द्वारा चुना गया। तो समिति राजा पर अंकुश लगाने का काम करती थी। राजा को समिति के निर्णयों को जो बहुमत से पारित हुए उन्हें मानने के लिए वो बाध्य था और अगर राजा का आचरण सही नहीं है, प्रजा के हित में नहीं है, तो समिति के पास अधिकार था, वो राजा को हटा भी सकती थी और नए राजा का चुनाव भी कर सकती थी। तो ये दोनों एक प्रकार से जो राजा था वैदिक काल के अंदर, हमने बात की भी राजा वंशानुगत था लेकिन निरंकुश नहीं था, तो उन पर अंकुश लगाने का जो काम है ये सभा और समिति नामक दोनों संस्थाओं द्वारा किया जाता था। एक बार फिर दोनों की परिभाषाएं बता दूं। जो समिति है इसमें जनसाधारण भाग लेते थे, राजा भी भाग लेता था और राज्य की जो भी समस्याएं हैं, जो सामाजिक राजनीतिक मसले हैं, उनके ऊपर फैसले लिए जाते थे। जो सभा है ये समिति की तुलना में छोटी संस्था थी। इसमें उस राज्य के जो वरिष्ठ लोग हैं वो भाग लेते थे। वे एक तीसरी संस्था का भी जिक्र हमें मिलता है जो वैदिक काल के अंदर अस्तित्व में थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते इसका अस्तित्व खत्म हो गया। ये थी विदत। सभा, समिति और तीसरी विदत। विदत जो थी ये एक काबिलियी संस्था थी, क्योंकि जैसा मैंने बात की भी शुरू में, जो आर्य थे ये कबीलों में संगठित थे। तो जो कबीली उनकी विचारधारा थी उसकी पूरक ये संस्था थी। इसके अंदर जो लूट का माल है उसका बंटवारा विदत के अंदर किया जाता था। एक अन्य ध्यान देने वाली बात यह है भी महिलाओं को समिति और विदत दोनों में भाग लेने का अधिकार था, जबकि सभा के अंदर भाग लेने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। सभा वरिष्ठ सदन था, जैसे हमारी वर्तमान में राज्यसभा है, इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। समिति बड़ा सदन था, लोकप्रिय, जैसे हमारी लोकसभा है, इसमें भाग लेने का अधिकार था।
विदित में भाग लेने का अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जो विदित नामक संस्था है इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। और इसकी वजह बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जैसा ऋग्वैदिक काल के अंदर आर्यों की जो संस्था थी वो कबीलों के अंदर संगठित थे, वो समाप्त हो गई है। उत्तर वैदिक काल में जो कबीलों की जगह बड़े बड़े जनपदों ने, महाजनपदों ने ले ली है। जो राजा लोग हैं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, उन्होंने स्थायी सेनाओं का गठन कर लिया है। तो अब वो जो लूट वाला माल है उसके बंटवारे की कोई जरूरत नहीं है, उस पर राजा का अधिकार है और वो अपने सैनिकों को वेतन देता था। तो ये संस्था अपने आप ही जो है अस्तित्व में नहीं रही है। ये सभा और समिति के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। तो कैसा सामाजिक जीवन था वैदिक सभ्यता के लोगों का, उसकी हम यहां बात करने वाले हैं। सामाजिक जीवन, आर्यों के सामाजिक जीवन के बारे में हमें वैदिक साहित्य से ही जानकारी मिलती है। तो सामाजिक जीवन के प्रमुख घटकों की हम एक एक करके यहां बात करेंगे। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है वर्ण व्यवस्था। क्या है वर्ण व्यवस्था का जो सर्वप्रथम उल्लेख है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर मिलता है हमें। उसके अंदर कहा गया है भी विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, उसकी भुजाओं से क्षत्रियों की, उसके उदर से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो 4 वर्णों में हमारा समाज विभाजित था। और ये चारों वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिक्र कहां मिलता है? जिक्र इसका मिलता है ऋग्वेद, और ऋग्वेद का 10वां मंडल और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर। वहां परम पुरुष के शरीर से इन चारों जो है वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत हमें मिलता है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है भी ऋग्वेद का पहला और जो 10वां मंडल है ये बाद में जोड़े गए हैं। तो उसी को आधार में रख के तर्क दिया जाता है भी आने वाले समय के अंदर जो है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। वैदिक काल के अंदर वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन जैसा हमें वैदिक साहित्य से जानकारी मिलती है, ये जो वर्ण व्यवस्था है 4 भागों में समाज को बांटा गया है। जो भारतीय समाज था उस टाइम उसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब दूसरा प्रश्न उठता है भी ये वर्ण व्यवस्था जो थी ये किस पर आधारित थी? तो कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। अर्थात कोई व्यक्ति ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र है, ये उसके जन्म पर आधारित नहीं था, ये उसके कर्म पर आधारित था। दरअसल ये कर्म आधारित व्यवस्था थी। जो व्यक्ति जैसा काम करता था वैसे वर्ण के अंदर उसकी गणना होती थी। मान लो कोई व्यक्ति पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, गुरु है, तो उसकी जो गिनती है वो ब्राह्मण वर्ण के अंदर होगी। अगर कोई सैनिक है तो उसकी गिनती क्षत्रिय वर्ण के अंदर होगी। और अगर अन्य कोई व्यापार वाणिज्य, उद्योग धंधा, खेती बाड़ी कर रहा है तो उसकी गिनती वैश्य वर्ण के अंदर होगी। और अगर इन तीनों में से किसी भी वर्ण की सेवा में सेवारत है तो उसकी जो गणना है वो शूद्र वर्ण के अंदर होगी। हमें ऐसा एक उदाहरण भी ऋग्वेद के अंदर मिलता है जिसके अंदर एक ऋषि कहता है भी मैं ब्राह्मण हूं, वैदिक मंत्रों की रचना करता हूं, मेरे पिता भिषज हैं अर्थात वैश्य हैं, मतलब वैद्य थे उसके पिता, तो उसने कहा है वैश्य वर्ण से हैं। और मेरी माता चक्की पीसती हैं अर्थात शूद्र वर्ण से है। हम सभी खुशी खुशी एक साथ रहते हैं और सभी धन की कामना करते हैं। ऐसा हमें एक वैदिक श्लोक के अंदर मिलता है। तो इससे साफ पता चलता है भी एक ही परिवार के अंदर भी एक से ज्यादा वर्णों के लोग हो सकते हैं।
तो ऐसी व्यवस्था जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, कर्म पर आधारित थी। कर्मों के अंदर अलग अलग जैसा काम कोई कर रहा है, कोई शिल्पी है, कोई गुरु है पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई वैद्य है, या कोई अन्य चक्की पीसने का काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, खेती बाड़ी का काम कर रहा है, तो जैसा उसका काम है उसके आधार पर समाज को वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था। लेकिन कालांतर में आने वाले समय में उत्तर वैदिक काल के बाद वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ गई और ये वर्ण व्यवस्था जो कर्म आधारित थी ये परिवर्तित हो गई और जन्म आधारित हो गई। अर्थात आने वाले समय में जब ऐतिहासिक काल की हम शुरुआत मानेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जैन और बौद्ध काल में जो जैन बौद्ध क्रांति हुई, बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ, जैन धर्म का उत्थान हुआ, तो उसके उत्थान में एक ये भी रोल था जो वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि तब तक ये जो वर्ण व्यवस्था है ये जन्म आधारित हो चुकी थी। अर्थात शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा और ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। इसी जन्म आधारित जो हमारी कठोर वर्ण व्यवस्था, बहुत ज्यादा कठोरता आ गई आने वाले टाइम में वर्ण व्यवस्था में। फिर एक वर्ण के अंदर भी थोड़ा जब भेदभाव उत्पन्न हुआ तो फिर जातियों की उत्पत्ति हुई और जातियों से फिर जो है गोत्रों की उत्पत्ति हुई। जो जाति और गोत्र व्यवस्था में जो कठोरता आई वो मध्य काल में जाके आई। तो हम कह सकते हैं भी ऋग्वैदिक काल से जो वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित जो शुरू हुई इसका लगातार विकास चलता रहा और मध्य काल तक आते आते ये वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर हो गई भी वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था और जाति व्यवस्था को आगे गोत्र व्यवस्था के अंदर बांट दिया गया। भी वर्ण व्यवस्था के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था की। 4 आश्रमों के अंदर मनुष्य के जीवन को बांटा गया। पहले नंबर पे हमने बात की वर्ण व्यवस्था, दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था के अंदर 4 आश्रमों का जिक्र हमें मिलता है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। वैदिक ऋषियों ने मनुष्य की आयु को 100 वर्ष का मानकर उसका 4 भागों में विभाजन किया। 25-25 सालों के उसके जीवन के ये 4 सोपान थे। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य का जो जीवन है उसको अधिक परिष्कृत बनाना, अधिक सुखद बनाना और ताकि जैसा उसके गुण है, जैसा उसका स्वभाव है, उसके अनुसार वो समाज के अधिकतम काम आ सके, समाज का उसमें अधिकतम से अधिकतम जो है फायदा हो सके, लाभ हो सके। इस प्रकार उसके पूरे जीवन को 4 भागों में बांटा। इसी क्रम में हमने इनको याद रखना है भी, कर्म को गड़बड़ नहीं होने देना है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे नंबर पर गृहस्थाश्रम, तीसरे नंबर पर वानप्रस्थाश्रम, चौथे नंबर पर संन्यास आश्रम। सबसे पहले बात करें ब्रह्मचर्य आश्रम, तो लगभग 0 से 25 वर्ष की आयु तक जो मनुष्य है वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो है विद्या प्राप्त करने का काम करता था। उपनयन संस्कार के द्वारा वो जो ऋषि का आश्रम है उसके अंदर प्रवेश करके और वेदों शास्त्रों की जो पढ़ाई है अपनी वो पूरी करता था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद समावर्तन संस्कार के बाद वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था विवाह संस्कार के द्वारा। आगे हम संस्कारों की बात करेंगे। तो दूसरा सोपान है गृहस्थाश्रम का। गृहस्थाश्रम के अंदर प्रवेश कैसे होता था? केवल विवाह संस्कार के द्वारा। विवाह अगर किसी का हुआ है तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है और फिर 25 से 50 साल तक की जो लगभग आयु है इसके अंदर वो गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जो
उसके ऋण हैं उन ऋणों से उऋण होता था और धर्म अर्थ काम मोक्ष की साधना करता था। आगे चारों पुरुषार्थों की और 3 ऋणों की जो हम बात करेंगे उन सब की साधना गृहस्थाश्रम के अंतर्गत की जाती है। 50 साल की आयु के बाद तीसरे नंबर पर हमने लिया वानप्रस्थाश्रम। इस आश्रम के अंदर जो मानव है वो धीरे धीरे जो अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं उनको छोड़ने का अभ्यास करता है और कुछ टाइम वो वन में जाके ध्यान वगैरह करने का प्रयास करता है, सामाजिक कार्य करने का प्रयास करता है। और उससे ये उपेक्षा की जाती थी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो अपनी जो जितनी भी पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं उन सबको छोड़ के और समाज के कल्याण में लग जाएगा। और चौथे नंबर पर संन्यास आश्रम की बात है जिसमें मनुष्य सब कुछ छोड़ के और केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए, खुद के कल्याण के लिए प्रयासरत हो जाता था। शुरू में हमें उपनिषदों के अंदर केवल 3 ही आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। लेकिन उपनिषदों के विकास के बाद और जैन बौद्ध काल के बाद हम देखते हैं भी जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनमें मोक्ष को ही परम लक्ष्य बनाया गया है। तो जैसे ही मनुष्य के जीवन का जो परम लक्ष्य है वो मोक्ष के रूप में स्थापित हो गया तो फिर संन्यास आश्रम की भी शुरुआत हो गई। तो वर्तमान में हम 4 आश्रमों को मानते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। इसमें ये कोई फिक्स नहीं है भी 25 साल की आयु पूरी होगी जस्ट 25वें साल में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा या पूरे 50 साल होने के बाद ही वानप्रस्थ आश्रम में वो प्रवेश करेगा। ये हमने समझने के लिए इसको 4 भागों में बांटा है, लेकिन पद सोपान यही रहेगा, क्रम हम इसका चेंज नहीं कर सकते। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आएगा, फिर गृहस्थाश्रम आएगा, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आएगा और फिर अंत में संन्यास आश्रम आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे संस्कार की। वैदिक साहित्य के अंदर, वैदिक काल के अंदर हमें संस्कारों के बारे में जानकारी मिलती है। अलग अलग धर्म ग्रंथों के अंदर जैसे गौतम ग्रह सूत्र के अंदर 40 संस्कार बताए गए हैं, कहीं 13 बताए गए हैं, कहीं 20 बताए गए हैं। लेकिन वर्तमान में जो संस्कार हैं उनकी संख्या हम 16 मानते हैं। संस्कार के बारे में कहा गया है भी मनुष्य जब जन्म लेता है तो एक शूद्र के रूप में जन्म लेता है, लेकिन जैसे उसके संस्कार होते हैं तो वो द्विजत्व को प्राप्त होता है, अर्थात उसका द्वितीय जन्म होता है। संस्कार से ही वो ब्राह्मण बनता है, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, ऐसा कहा गया है हमारे ग्रंथों के अंदर। कुल एक जो मानव भ्रूण के अंदर जैसे ही आत्मा का प्रवेश हुआ वहां से लेके और मनुष्य की मृत्यु तक कुल 16 संस्कारों की हम जिक्र करेंगे। गर्भाधान संस्कार है, सीमांतोन्नयन है, जातकर्म वगैरह चलते चलते अंतिम विवाह और फिर अंतिम संस्कार जो अंत्येष्टि जिसको हम कह देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन 16 संस्कारों का डिटेल से बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही।